आप सभी को नमस्ते। RWA पर आपका स्वागत है। 2 दिनों बाद हम मिल रहे हैं आपसे। कैसे हाल चाल हैं? सब बेहतर, ताज़ा तरीन। चलिए, तो हम लोगों ने जो पिछली क्लास हमारी थी उस क्लास में हमने जो है पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने मोशन को पढ़ा था। गुड इवनिंग मनदीप भाई। और मोशन को हमने आपको समझाने की कोशिश की कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है और एसिलरेशन क्या होता है। शुभम जी नमस्कार। पायल जी नमस्ते, मैं अच्छा हूँ। अमन जी नमस्कार। तो आज की क्लास में हम बहुत ही खास टॉपिक देखने वाले हैं बच्चों, जिसे हम फोर्स कहते हैं, जिसे हम बल कहते हैं। पहले आज की क्लास का मैं आपको एजेंडा बता दूं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो फोर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, वो कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स वो पढ़ेंगे, और फोर्स के बारे में कुछ खास अगर फैक्ट हैं, कुछ खास बातें यदि होती हैं तो वो हम उसमें शामिल करेंगे। लगभग 10 क्लासेस हमारी और आपकी हो चुकी हैं और 1.5 यूनिट के आसपास हमारा और आपका कंप्लीट हो गया है। मैं समझकर चलता हूं कि आपके अब पांव जमने लगे होंगे फिजिक्स में। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके पांव और मजबूत होते चलेंगे और आप ये देखेंगे कि फिजिक्स उतना भी मुश्किल नहीं कि जितना मुश्किल इसे बना दिया गया है। मुश्किल और आसान के पीछे की जो मुख्य भूमिका होती है बच्चों, वो होती है बेसिक्स का बहुत मजबूत ना होना। नमस्कार जी, हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको भी बहुत बहुत रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। चलिए, आइए आप समझे तो हम लोग बेसिक्स को ही मजबूत करते करते, बेसिक्स को ही मजबूत करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आपको जो पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो उसमें कोई टर्मिनोलॉजी, कोई टर्म ऐसी ना रह जाए जो समझे बगैर रह जाए, और सारी एक जो होलिस्टिक अप्रोच है फिजिक्स की आपके पास आए। भले 2 सवाल आए, 4 सवाल आए, 5 सवाल आए, इस परीक्षा में किसी और परीक्षा में सवाल आए, तो फिजिक्स फिर आप किसी को पढ़ाएं, पढ़े नहीं, फिर आपकी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम फिजिक्स को पढ़ा सकते हैं, और पढ़ा भी नहीं सकते तो हम आसपास ये समझ सकते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं। चलिए, तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, जैसे मैंने पिछला एक लेक्चर शुरू किया था ना, जिसे मैंने कहा था काइनेमेटिक्स, जिसे हमने कहा था काइनेमेटिक, ठीक है। ऐप पर मिल जाएंगे आदित्य भाई। काइनेमेटिक कहा था और मैंने कहा था कि काइनेमेटिक होता है स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कोज ऑफ फोर्स। यानी कि मोशन को हमें पढ़ना है, मोशन का अध्ययन करना है, गति का अध्ययन करना है, लेकिन ये गति क्यों हो रही है इसका अध्ययन काइनेमेटिक्स में नहीं करते। और आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि हमने विस्थापन देखा, हमने वेलोसिटी देखी, लेकिन हमने, बेटा एक मिनट मेरे राहुल भाई, एक मिनट रुको। हमने विस्थापन देखा, हमने वेलोसिटी देखी, हमने इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की, कारण जानने की कोशिश नहीं की। आज हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्स क्यों, मतलब ये स्पीड क्यों होती है, वेलोसिटी क्यों होती है, मोशन होता क्यों है, आज देखेंगे। जिस ब्रांच में हम इसे देखते हैं, 1 मिनट में रुकेंगे। राहुल भाई सवाल को क्लास के अंतिम में देना प्लीज। पिछले वाली जो यूनिट आपने शुरू की थी ना, उसे काइनेमेटिक कहा था आपने। काइनेमेटिक, काइनेमेटिक मतलब गति की। जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं, इसे भी हम गति की कह सकते हैं, इस गति की कह सकते हैं, लेकिन गतिकी का अध्ययन, गतिकी का अध्ययन, गति का अध्ययन किसके किसके बगैर, किसके साथ, फोर्स के साथ, फोर्स के साथ। तो हम आज काइनेटिक्स पढ़ेंगे और काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि मोशन का अध्ययन, गति का अध्ययन, गति के कारणों सहित, गति के कारणों सहित, गति का अध्ययन गति के कारणों सहित, स्टडी ऑफ मोशन
विद कोज ऑफ मोशन। जब आप काइनेमेटिक कह रहे थे ना बच्चों, तो काइनेमेटिक में आप कह रहे थे, काइनेमेटिक में आप कह रहे, बच्चे मोहित भाई कल करवाऊंगा उसे, रुक जाओ ध्यान से, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। जब आप ये कह रहे थे ना काइनेमेटिक क्या होता है, तो हमने कहा था गतिकी का अध्ययन करते हैं, उसके कारणों को नहीं जानते। और आज आप मोशन के कारण जानने नहीं निकले हो, मोशन के कारण जानने निकले हो, तो इसका मतलब इसमें हमें फोर्स पढ़ना होगा, फोर्स पढ़ना होगा। चलिए, तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है फोर्स, जिसे कहते हैं बल, जिसे कहते हैं बल। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब फोर्स क्या होता है, परिभाषा, फोर्स या डेफिनेशन या परिभाषा। फिर लिखेंगे इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। यहां से आपको एक या दो सवाल यहां से मिलने की संभावना होगी। और तीसरा इसमें पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो कुछ रह जाएगा उन्हें हम यहां पढ़ेंगे। अन्य खास तथ्य। आज की हमारी क्लास इस ढांचे के आधार पर चलेगी। इस ढांचे के आधार से चलेगी, बात समझे बच्चे? अच्छा, मार्कर बड़ा करें, ठीक है, मार्कर बड़ा कर लेंगे, मार्कर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। चलो पहले फोर्स पर आते हैं बच्चों। पहले डेफिनेशन लेते हैं फोर्स की, बल या फोर्स। सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, चुपचाप हो गए। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि आप सिर्फ मोशन का अध्ययन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, एसिलरेशन हो रहा है, त्वरण घट या बढ़ रहा है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अध्ययन हम नहीं करते, इसका अध्ययन हम नहीं करते। तो काइनेटिक्स जो है, काइनेटिक भाई अध्ययन है, काइनेटिक मोशन का अध्ययन है, जिसमें मोशन के कारणों को भी समझा जाता है। अभी पेन देख के बताओ। बल, चलो लिखना शुरू करो और मैं समझाता चलूंगा। वह धक्का या खिंचाव होता है, बहुत आसान सी परिभाषा लेंगे। वह धक्का या खिंचाव होता है, वह धक्का या खिंचाव होता है जो एक पिंड दूसरे पिंड पर लगाता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरी वस्तु पर लगाता है। जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है, बेसिक्स से चल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स, दूसरी वस्तु पर लगाती है। फोर्स इज पुश और पुल। धक्का एक, अब देखो बताओ ये राइटिंग ठीक है क्या? पेन को बोल्ड करें और बोल्ड करें? धक्का या खिंचाव है सर, क्लासिक डेमो के बाद हुई। धक्का या खिंचाव होता है that applies one body to another body, इसका मतलब क्या हुआ सर? इस पेन को मैं खींच रहा हूं,
इस दीवार पर मैं धक्का लगा रहा हूं, किसी रस्सी को खींच रहा हूं, यही फोर्स है, यही फोर्स है। क्योंकि ये फोर्स लग रहा है मसल्स से, इसे से मस्कुलर फोर्स कहेंगे। टाइप्स अभी देखेंगे, अभी तो इतना समझना है कि फोर्स क्या होता है। जब कोई पूछे कि फोर्स क्या होता है, अरे स्वीटी रुको बेटा, जब कोई पूछे कि जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपसे सवाल पूछूंगा, रुको ध्यान से। फोर्स क्या होता है तो हम बताएंगे कि फोर्स एक खिंचाव है या फोर्स एक धक्का है। फोर्स एक खिंचाव है या फोर्स एक धक्का है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है। ठीक है, अभी समझेंगे, चैप्टर आगे चलने दो, फिर समझूंगा आपसे। आपको क्लास के एंड में पूछ के जाऊंगा समझ में आया कि नहीं, क्लास को चलने दो। कुछ बातें पढ़ने के बाद समझ में आती हैं, भले ही उन्हें कितने भी एग्जाम्पल देके समझाया जाए। बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना भाई, सर्कुलर मोशन को जो बचा था वो आगे पढ़ाऊंगा आज। सर्कुलर मोशन का जो पढ़ा था वो आज पढ़ाऊंगा आगे, चिंता ना करो। एक को कहेंगे संपर्क बल, एक को कहेंगे असंपर्क बल। असंपर्क बल, फोर्स विद कॉन्टैक्ट या कनेक्ट कहें, फोर्स विद कनेक्ट, फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट और फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। ध्यान से समझें, यदि आप किसी भी वस्तु पर कोई धक्का या खिंचाव लगा रहे हैं और आपने उस ऑब्जेक्ट को टच किया है, टच करने के बाद आपने उस पर बल लगाया है, तो उसे कहेंगे संपर्क बल। लेकिन यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया या कोई ऑब्जेक्ट आप पर फोर्स लगा रहा है और आपको टच नहीं कर रहा, आपको टच होता हुआ महसूस नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि ये अर्थ हमें ऊपर से नीचे खींच रही है, अर्थ आपको ऊपर से नीचे खींच रही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थ ने आपको खींचने के लिए हाथ नहीं लगाया, कोई मसल नहीं लगाई, तो ये कैसा फोर्स हो गया सर? ये फोर्स हुआ असंपर्क बल, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। एक बात आपने कहा सर मुझे किसी पेड़ से कोई आम तोड़ना है, तो पेड़ से आम तोड़ने के लिए आपने जो बल लगाया, आपका हाथ का संपर्क हुआ पेड़ से, आपने कहा यह फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जहां इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी जहां बह रही है उस इलेक्ट्रिसिटी के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया है, जिसे हम कहते हैं असंपर्क बल। दो चुंबक आपने आसपास ली, जैसे ही मैग्नेट को आसपास लेके आओगे तो दूसरे टच नहीं कर रहे, टच के करे बगैर ही एक चीज दूसरे चीज पर फोर्स डालना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं असंपर्क बल, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। बात निकलकर यह आती है, यदि फोर्स टच होके लग रहा हो तो उसे फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, यदि फोर्स टच ना होके लग रहा हो तो उसे फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट कहते हैं। अच्छा, अब हम इसके जब टाइप पढ़ रहे होंगे तो एक टाइप पढ़ेंगे इसका पेशीय बल। पेशीय बल का मतलब होता है मस्कुलर फोर्स। सर मस्कुलर फोर्स कैसा होता है? सर आपने गन्ने को तोड़ दिया बीच से, आपने बीच से गन्ने को तोड़ दिया, आपने लकड़ी को तोड़ दिया, आपने लोहे को तोड़ दिया, यह मस्कुलर फोर्स है। जिस फोर्स को लगाने में मसल्स काम कर रही हो वो मस्कुलर फोर्स है। यहां से तो कोई सवाल आएगा नहीं। ऐसा अगर कोई सवाल पूछे कि आपने अपने हाथ से किसी बॉल को तोड़ दिया, बैट को तोड़ दिया, आपने किसी पेड़ को तोड़ दिया, इसमें कौन सा फोर्स काम किया, तो आप बताएंगे इस पर फोर्स काम करने वाला
जतिन ध्यान से सुनो, जब उस पर आऊंगा तो समझाऊंगा। इस पर फोर्स काम करने वाला जो फोर्स होगा वो पेशीय बल होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। अगर किसी भी फोर्स को लगाने में आपकी मसल्स काम कर रही हो तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सर मैंने नींबू को ऐसे निचोड़ दिया, नींबू को ऐसे निचोड़ दिया, कपड़े को ऐसे निचोड़ दिया, सर ये मस्कुलर फोर्स है। मैंने गाड़ी के हैंडल को ऐसे मोड़ दिया, मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। सर मैंने जो है ऐसे ऐसे चीर दिया लकड़ी को, मस्कुलर फोर्स है। जहां भी मसल्स काम कर रही होंगी उसे मस्कुलर फोर्स कहेंगे। पेपर में नहीं आएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में समझाना है तो इसलिए पकड़ना पड़ रहा है। पेपर में क्या आएगा, पेपर में यहां से एक सवाल आएगा जिसे घर्षण बल कहते हैं, जिसे घर्षण बल कहते हैं, जिसे फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, जिसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। सर ये घर्षण बल क्या होता है, ये घर्षण बल क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। तो हम यहां तो पढ़ रहे होंगे क्या, घर्षण बल। इसमें तो हम घर्षण बल पढ़ेंगे। जैसे ही असंपर्क बल पर आप जाओगे तो असंपर्क बल पर आप जाने पर आपको कुछ 4 प्रकार के फोर्स पढ़ने होते हैं। 4 फोर्स आपको यहां पढ़ने होंगे। पहला फोर्स जो आप इसमें से पढ़ोगे उसका नाम होगा पहले फोर्स का गुरुत्व आकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। एक बल तो आप ये पढ़ोगे। दूसरा बल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सब समझेंगे लेकिन धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय बल। आपने सुना होगा विद्युत चुंबकीय बल। वो जो पहली क्लास में आप डिस्कस कर रहे थे कि सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, उस पहली क्लास में सारी बातें डिस्कस करने की मैंने कोशिश की थी। और तीसरा फोर्स होगा जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे, नाभिकीय बल कहेंगे। तीसरे फोर्स को नाभिकीय बल कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स होगा, ये जो नाभिकीय बल होगा, ये 2 प्रकार का होगा, ये टाइप ए और टाइप बी। टोटल मिलाकर 4 फोर्स हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 4 फोर्स हो जाएंगे जो असंपर्क बल में होंगे। तो पहली क्लास में हम इसको पहले घर्षण बल को पढ़ेंगे और फिर हम लोग इधर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो आइए पहले घर्षण बल को पढ़ते हैं। पहला लिया संपर्क बल में, हेडिंग क्या होगी, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, फोर्स ऑफ कांटेक्ट, संपर्क बल। और संपर्क बल में प्रकार क्या बनाया आपने, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। मतलब क्या हुआ, घर्षण बल। सर ये घर्षण बल क्या होता है पहले तो ये समझेंगे, ये घर्षण बल क्या होता है पहले तो ये समझे। अगर 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ खा रहे हों, 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ खा रहे हों, पहली बात। और दूसरा ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलिए समझिए फोन है और फोन के नीचे हथेली है, ठीक है। तो एक हथेली हुई और एक हुआ फोन। अब जैसे जिस दिशा में फोन चल रहा है, जो डायरेक्शन फोन के चलने की है, उस फोन के चलने के विपरीत दिशा में, मोनू जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो पहले, उस सब पढ़ेंगे। उस जिस दिशा में मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो इस दिशा में फोर्स लगाया, इस फोर्स के दिशा के विपरीत एक बल लग रहा है जो इसे आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैंने इस फोन पर इधर फोर्स लगाया, इधर मैं फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, और इस दिशा के विपरीत, इस डायरेक्शन के विपरीत इस दिशा में एक फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन को रोकने का काम कर रहा है, जो इसके मोशन को रोकने का काम कर रहा है। विरोधी बल होता है जो सतह के समानांतर लगेगा और गति के विपरीत दिशा में लगेगा। पहले डेफिनेशन लेंगे, क्या फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, वह विरोधी बल, विरोधी बल जो बल की गति की दिशा के विपरीत, जो बल की गति की दिशा के विपरीत तथा समानांतर लगता है, दिशा के विपरीत तथा समानांतर लगता है, समानांतर लगता है, घर्षण बल कहलाता है। बहुत बेसिक ले रहे हैं, यहां से एक सवाल आ सकता है, अभी बताऊंगा वो सवाल कैसा आएगा, लेकिन घर्षण बल कहलाता है।
घर्षण बल कहलाता है। क्या कहेंगे? मोशन अपोजिंग फोर्स दैट अप्लाई पैरेलल मोशन opposing force that applies parallel of object that applies parallel to the surface and opposite to the direction, parallel to the surface and opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या बात है? दो बातें क्या समझने की आई बच्चों? बच्चों बहुत बेसिक चल रहा है। एक अपोजिट फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, किस दिशा में लगता है? जिस दिशा में फोर्स लगाया उसके खिलाफ लगाया। सरफेस के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, और डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहां अंडरलाइन करेंगे, बल की गति की दिशा के विपरीत होता है और समानांतर लगता है समानांतर लगता है। यह देखा आपने। अब सुनिए ध्यान से, चुपचाप होके सुने, अपना दिमाग अभी ना लगाएं, जब कहूंगा खूब लगाना, जब कहूंगा खूब लगाना भाई दिमाग। अभी रुक जाओ थोड़ी देर बस। प्रकार पहला, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन पहला। दूसरा, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तीसरा, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। सुनो ध्यान से, चित्र को देखो और समझने की कोशिश करना, चुपचाप हो गए बिल्कुल, दिमाग को शांति करके। ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहां ये मेज पर रखा है, या किसी भी सतह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जमीन पर रखा हो, मेज पर रखा हो, कहीं भी रखा हो, ये एक वस्तु रखी है, और ये वस्तु इस सतह पर, ये सीधा क्यों नहीं खींच रहा है? ये आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस पर ये एक वस्तु रखी है, इस वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है। जब फोर्स की डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। इधर हुआ फोर्स, बल, और यहां हुआ घर्षण, मतलब फ्रिक्शन। और ये वस्तु है स्थिर, स्टैटिक कंडीशन में ये वस्तु स्थिर है, ये वस्तु स्थिर है। तो हमने क्या कहा? सर ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई वस्तु रखी गई है, फोर्स जिस डायरेक्शन में रखता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। एक बात हुई, यह हुआ स्थैतिक घर्षण। तीनों में कंपेयर करके तब हम लोग बात करेंगे आगे की, तीनों में कंपेयर करके तब आगे की बात करेंगे। ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये वस्तु है जो गति में है। इस बार वस्तु गति में है, आपने फोर्स लगाया इधर इधर धकेला इधर, और फ्रिक्शन लगा इधर, फ्रिक्शन लगा इधर, वस्तु गति में आई, फोर्स लगा उधर, फ्रिक्शन लगा इधर। तीसरी बात, तीसरी बात, ये कोई घेरा है जिस पे आप पानी खींचते हैं कुएं से, जिस घेरे पर आप कुएं से पानी खींचते हैं। फोर्स लगाया आपने नीचे, फोर्स लगाया आपने नीचे, और वेट
ये वेट, बाल्टी यहां लटकी हुई है, वेट गया ऊपर, तो डायरेक्शन फोर्स की क्या है? फोर्स की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन ये है, क्योंकि आप इधर खींच रहे हैं, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर होगी। अब इन तीन बातों में समझना तुम्हें क्या है, इन तीन बातों में समझना क्या है कि अगर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पर ये रखा हुआ, स्थिर रखा हुआ है, जब कोई चीज मूवमेंट नहीं कर रही है, मोशन में नहीं कर रही है, इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, उस पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। फिर यहां से आगे बढ़े, इसकी तुलना में इस पर फ्रिक्शन कम हो गया, और इसकी तुलना में इस पर फ्रिक्शन कम हो गया। सवाल यहां से आने की संभावना है, जब आप अपनी साइकिल में बेरिंग लगा देते हैं, तो बेरिंग क्या करता है, बेरिंग क्या करता है, अगर बेरिंग नहीं लगाते तो वहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह की जगह रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है, और रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है तो वस्तु में ताकत, मोशन करने में ताकत कम लग रही है। सर एग्जांपल सुनो मोहित भाई, ध्यान से सुनो। पहले हम कह रहे हैं कि अगर एक आपने कई सारे रील में देखा होगा कि अगर एक वेटर है और वेटर रिलैक्सो की चप्पल, खुरदुरी चप्पल पहन के चलता है, खुरदुरी चप्पल पहन के चलता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, चलने में फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। और वो जो जूते आते हैं ना, पहिए लगे हुए जूते, पहिए लगे हुए जूतों को पहनकर अगर वो चल रहा है तो फ्रिक्शन कम लग रहा है, फ्रिक्शन कम लगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम बेरिंग लगा देते हैं साइकिल में, गाड़ी में जब बेरिंग लगा देते हैं, तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को बदल देते हैं लोटनिक या रोलिंग फ्रिक्शन में। एक बात यह है, सुनो ध्यान से, पहले यहां सुनो। तो सवाल क्या हुआ, सवाल क्या हुआ, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, या भी ये क्या लिखा था यहां, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, जिसे आपने कहा स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा होगा। इससे कम सर्पी घर्षण होगा। सर्पी घर्षण को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग। ये भाई सवाल आया हुआ है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, इसको क्रम में लगा देगा। और इससे कम कौन सा होगा, लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको डब्बे में बंद कर दो, इसको बंद कर दो डब्बे में। तो हमने क्या कहा, अगर कोई चीज किसी भी दूसरी वस्तु पर स्थिर रखी हुई है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। टेबल पर, एग्जाम्पल, टेबल पर रखी किताब, टेबल पर रखी किताब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, टेबल पर रखी किताब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है। फर्श पर, फर्श पर, फर्श पर डिब्बे को, सोफे को सरकाना, फर्श पर सोफे को सरकाना, ऐसे अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। सोफे को सरका रहे हो ना, खाट को सरकाया, सोफे को सरकाया, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। लोटनिक फ्रिक्शन, लोटनिक फ्रिक्शन, लोटनिक फ्रिक्शन, कुएं में घिरनी से पानी खींचना, वहां कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, वहां फ्रिक्शन काम करेगा लोटनिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। एक बात हुई। अब यहां से समझना अगली बात, यहां से अगली बात समझ, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। बाल बेरिंग, बाल बेरिंग सर्पी घर्षण को, सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदल देते हैं, में बदल देते हैं, बदल देते हैं, बदल देते हैं। जब वस्तु सरकाई नहीं जाती तब फ्रिक्शन, हाँ जब वस्तु सरकाई नहीं जाती तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है। सर हवा में बैलून का उड़ना कौन सा फोर्स होगा, प्लीज बताना। बैलून का उड़ना कौन सा फोर्स, हवा के साथ फ्रिक्शन लगाएगा,
बॉल बेरिंग। भाई मेरी बात सुन लो, जो मैं समझा रहा हूं इसे रटने की कोशिश करो बच्चों, फिर मैं बताऊंगा आपको। बॉल बेरिंग, चेंज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू, ये सवाल आया हुआ है भाई एसएससी में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन। ये सवाल आया हुआ है एसएससी में। ये हुआ एक एक फोर्स मैंने आपको बताया, एक फोर्स मैंने आपको बताया जिसे मैंने नाम दिया घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, इसमें कोई बात आ रही होगी। आगे चलो, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम असंपर्क बल। असंपर्क बल, फोर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर बल वाले चैप्टर से कोई सवाल आता है, अगर फोर्स से कोई चैप्टर आता है, तो यहां से सवाल आएगा 1 नंबर का। और वो भी कहां से, वो भी कहां से सवाल आएगा। तो फिर फ्रिक्शन क्यों कराया भाई? एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, वो क्या पूछेगा, इसलिए सारी बातें लगभग बातें करा के चलनी पड़ती हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल। जिन बच्चों को अभी तक नींद आ रही थी उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यहां एक्टिव हो जाए, यहां सुन ले, यहां से सवाल एक आएगा। सुनो ध्यान से। न्यूटन ने एक बात बताई कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज हो, छोटे से छोटी सुई हो, बड़े से बड़ा समुद्र हो, छोटे से छोटा कोई पार्टिकल हवा का हो, कोई छोटे से छोटा एटम हो, या कोई बड़े से बड़ी वेल मछली क्यों ना हो, न्यूटन ने एक बात बताई कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जो भी कुछ एग्जिस्ट कर रही हैं, वो सारी की सारी चीजें एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, अगर बॉल को ऊपर उछला जाता है तो क्या होता है? बॉल को अगर ऊपर उछला जाता है तो मंदन होता है, रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है, रिटार्डेशन होता है। वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम होती है बच्चे, वेलोसिटी ऊपर जाने पर कम होती है। सबसे पूछ लो, तुम्हें पढ़ाया था पिछली क्लास में, मंदन होता है। अब सुनो ध्यान से बेटा, मेरे भाई सुनो ध्यान से। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? तो न्यूटन ने पहली बार बताया, न्यूटन ने कहा कि जितने भी पार्टिकल हैं वो पार्टिकल एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर। वो कहा, उसको बॉलीवुड ने कहा, मैं खिंचा चला आता, उस चेहरे में वो जादू है कि मैं तेरी ओर खिंचा चला आता हूं। ये बात बहुत पहले न्यूटन कह गया था कि चेहरे में जादू नहीं, जादू तो हर उस ब्रह्मांड के उस पिंड में है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है। सर ये जो ताकत है, अट्रैक्ट करने की जो ताकत है, इसे क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करने की इस ताकत को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अट्रैक्ट करने की इस ताकत को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सर ये पूरा का पूरा, ध्यान से सुनना बच्चों, ये सन है, हां ये सन है। इस सन के चारों तरफ मरकरी, बुध, शुक्र, वनस्पति और आप बृहस्पति और ये अर्थ, ये सारे के सारे इसके सारे चक्कर काट रहे हैं। हां इसके सारे चक्कर काट रहे हैं। सर अर्थ का चक्कर भी मून काट रहा है। हां अर्थ का चक्कर मून काट रहा है। कितने सारे एस्टेरॉइड्स हैं, कितने सारा उल्का पिंड है, सब एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं। कैसे कैसे, क्यों नहीं ये बाहर हो जाते, क्यों नहीं ये एक दूसरे की जो है हाथ छोड़ के, एक दूसरे का दामन छोड़ के क्यों नहीं छूट जाते, क्यों नहीं सौर मंडल चला जाता? तो न्यूटन ने कहा ये इसलिए नहीं चला जाता क्योंकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी एक फोर्स लगाता है, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बेटा आशा चुप रहो, थोड़ी देर सब बताएंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है, परिभाषा बनाएं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज है, क्या है? ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर आकर्षण, एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं।
एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी दिशा पिंडों के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा, किसकी दिशा बताएंगे? किसकी दिशा? बल की दिशा। पिंडों के, राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पिंडों के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, और होती है। जिसकी दिशा पिंडों के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है, गुरुत्वीय केंद्र की होती है। ए अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ए अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। बच्चों ध्यान से सुनो, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एक अट्रैक्शन फोर्स है किसके बीच? टू ऑब्जेक्ट के। हुज डायरेक्शन toward the center of gravity, whose direction is toward the center of gravity of object, is toward the center of gravity of object। साथ साथ लिखते चलना, बिल्कुल भी आलस मत दिखाना। मैं भी तुम्हें आलस दिखा के पीपीटी बना सकता हूं, किंतु नहीं। ब्रह्मांड को प्रत्येक पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, जिसकी दिशा पिंडों के गुरुत्वीय केंद्र की ओर होती है। यह आपने इसकी परिभाषा पढ़ी है। इसकी परिभाषा, इसका एप्लीकेशन देखो बच्चों, एप्लीकेशन देखो। सर मैंने कहा यह अर्थ है, ठीक है आप कह रहे हैं तो होगी सर। इसने कहा यह सन है, ठीक है सर। और हमने शुरुआत में क्लास पढ़ी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस ब्रह्मांड में क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई मास जरूर होता है। सर ये मास क्या चीज होती है? अरे किसी भी ऑब्जेक्ट के भीतर कितना माल भरा हुआ है, ये उसका मास है। किसी भी ऑब्जेक्ट के भीतर पदार्थ की कितनी मात्रा है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये उसका मास है। तो हमने क्या कहा कि अर्थ और सन एक दूसरे पर, ब्रह्मांड का कोई भी पिंड क्यों ना हो, एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। तो क्या ये इसे अपनी तरफ खींचेगा? अर्थ को इधर खींचेगा? हां खींचेगा। ये जो है सन इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। ये जो खींच रहा है ना, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। दो पिंड जो खींच रहे हैं, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एक बात सुनना ध्यान से, ठीक है सर। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? बिल्कुल याद नहीं करना, घबरा मत जाना। सूत्र देख के याद, घबरा मत जाना। सूत्र बस इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम पढ़े लिखे बालकों से आगे डर ना जाओ। उन्हें यह बता दो अपना सीना खोल के, हमें भी सूत्र याद है, लेकिन तुम्हें इसको याद नहीं करना, अब देखो ध्यान से, जब भी ऐसा वैसे तो तुम्हें सब कुछ पता ही है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, ये सोच के मेरे कुछ मासूम दिल के बच्चे होंगे। सुनना, जब ऐसे लिखूं पापा का गुस्सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पिटाई के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके प्यार के। अगर ऐसा फॉर्मूला कहीं लिख दूं तो मेरे प्यारे बच्चों जिनका मैथ नहीं रहा बैकग्राउंड, मेरे प्यारे वे बच्चे जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा, वो ये बात समझ लो कि अगर पापा का गुस्सा बढ़ता है तो पिटाई की संभावना बढ़ती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पापा का गुस्सा बढ़ा, पिटाई की संभावना बढ़ी। पापा का गुस्सा बढ़ा, प्यार की संभावना घटी। गुस्सा बढ़ता है, प्यार की संभावना घटती है। अरे गुस्सा बढ़ता है, प्यार की संभावना घटती है। इसका मतलब क्या हुआ? पापा का गुस्सा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, हिंदी भाषा में शुद्ध कहें तो। इस बात को यहां चिपका दो। क्या कहते हैं सर? ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है, उनका वजन, उनका द्रव्यमान बढ़ता है, फोर्स भी बढ़ेगा।
फोर्स भी बढ़ेगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ती है तो उनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स का इसकी जो रेडियस है इससे इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली, अरे जब तुम हमसे दूर चले गए तो धीरे धीरे हमसे खफा होके, बेवफा होके हमें भूल ही गए। क्यों भूल गए? डिस्टेंस बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई। रेडियस के बढ़ जाने से आपस में जो इमोशनल फोर्स था वो कम हो गया। इमोशनल फोर्स जो था वो कम हो गया, इमोशनल फोर्स कम हो, यानी कि अगर डिस्टेंस बढ़ जाती है फोर्स कम हो जाता है, मास बढ़ जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है। इस बात को लिखूंगा कैसे बच्चों? पेपर में आया तो लिखूंगा कैसे? ग्रेविटेशनल, किसी भी प्रकार का सवाल होगा, चुटकियों में किसी भी प्रकार का सवाल होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, एक बात हुई। और दूसरी बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। ये दोनों बातें कहीं लिख लो। मैंने समझा दिया आपको, वो पापा वाला एग्जांपल देके दोनों बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है आकाश भाई, सांस लेके बोलेंगे। ये बात समझ में आई? अब सुनना ध्यान से, अब यहां से आगे चलेंगे। चलो सुनो, अगर पेपर में सवाल ये आया, पेपर में नोट करके लिखो, पेपर में कलम से लिखो, नोट करके। ब्रह्मांड में तारे, ग्रह और उपग्रह व्यवस्थित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं। पूछेगा ब्रह्मांड में तारे, ये तारे वगैरह कौन सा फोर्स है जो इन्हें जोड़ के रखा है? तो बताओगे ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन यूनिवर्स स्टेबल अरेंजमेंट बिटवीन स्टार प्लैनेट्स, इन यूनिवर्स स्टेबल अरेंजमेंट बिटवीन stars, planets and satellite is result of gravitational force। एक सवाल तो ये हुआ। अब आगे चलेंगे। अब यहां से सवाल जो ऊपर राकेश ने पूछा था वो सवाल यहां आएगा, क्रम दर क्रम सवाल आएगा। सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनना बच्चों, 1 मिनट में ध्यान से सुनना। क्या आप समझ पा रहे हो? कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? गुरुत्वीय त्वरण, अब बारी आई है इसकी, और यहीं से आएगा सवाल। डायरेक्ट इस पे नहीं आ सकता था क्योंकि फिर रटना पड़ता। बच्चों सुनो ध्यान से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सुनो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? जब कोई फोर्स लगाता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर अर्थ फोर्स लगाती है कोई तो उसे ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ कोई फोर्स लगाती है तो उसे ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी शब्द केवल और केवल यूज किया जाएगा अर्थ के रेफरेंस में। पूरी दुनिया में कहोगे कि सूरज ने कौन सा फोर्स लगाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, लेकिन
अर्थ ने कौन सा फोर्स लगाया, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। एक बात हुई, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। एक बात सुनो ध्यान से। अब दूसरी बात सुनो, ये जो बच्चा भी कह रहा था कि ऊपर जाने पर क्या होगा, सुनो ध्यान से। ये अर्थ है, ये अर्थ है। आपने ये अर्थ क्या कर रही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बल से, ताकत से ये किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचती है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के फोर्स से किसी भी चीज को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, और इस बल को हम इसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बल क्यों नहीं कह रहे, ध्यान से सुनना। अब जैसे ही अर्थ पर आपने एक पत्थर उछाला, जैसे राकेश भाई अभी कह रहे थे, आपने अर्थ पर एक पत्थर उछाला, ऐसे ऊपर की तरफ पत्थर उछाला, जो वेलोसिटी आपने इसको यहां दी थी, जिस वेग से आपने इसको यहां उछाला, धीरे धीरे इसका वेग ऊपर जाने पर कम होगा, धीरे धीरे इसका वेग ऊपर जाने पर कम होगा, क्योंकि इसे ऊपर जाने से कौन रोक रहा है, इसे ऊपर जाने से अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन रोक रहा है। तो सवाल क्या बना, सवाल क्या बना यहां से सवाल क्या बना, किसी वस्तु को पृथ्वी पर ऊपर उछालने पर उसके त्वरण में कमी आती है, और त्वरण में कमी को ही तो मंदन कहा था, त्वरण में कमी को ही तो रिटार्डेशन कह रहे थे। कमी आती है। सवाल पूछेगा अगर किसी चीज को, भाई तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे, तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अबव, व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज, ऊपर फेंका जाता है, इट कम्स, पक जाता है, कम, अबव, then acceleration will be low, acceleration will be down या low, और इसे ही रिटार्डेशन कहते हैं। आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, आपने कोई चीज ऊपर फेंक, आवाज नहीं आ रही है? आपने कोई चीज ऊपर फेंकी, इसमें कांस्टेंट क्या होगा जी? कांस्टेंट यहां जाके वेलोसिटी हो जाएगी दीपक भाई, कांस्टेंट यहां जाके वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी, वो पढ़ाऊंगा। तो किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंका, ऊपर जाती हुई वस्तु कोई फेंक रहे थे आप, क्योंकि अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है। जब अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है तो इसका मतलब ये तो सर उसमें पूछा था कि कौन स्थिर रहेगा, तो आंसर एक्सीलरेशन कैसे हुआ? अरे सुनो मेरे भैया, मैं एक बार समझा दूं। तो हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाने पर दिशा तो हो गई ऊपर की तरफ स्थिर, दिशा तो हो गई ऊपर की तरफ, क्योंकि वेग लगातार बदल रहा है, वेग में लगातार बदलाव आया, वेग में लगातार बदलाव आया, इसका मतलब एक्सीलरेशन हुआ। और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है, तो वो ही रिटार्डेशन है। उदाहरण से समझ सकते हो, उदाहरण से कैसे समझेंगे? तुमने उछाला 20 मीटर प्रति सेकंड से, 20 मीटर प्रति सेकंड से तुमने उछाला। अरे भाई ऊपर जाते जाते वो नीचे गिरना शुरू हो गया। 19 मीटर प्रति सेकंड, 18 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 0 मीटर प्रति सेकंड, जहां 0 मीटर प्रति सेकंड हुआ उससे नीचे गिरना शुरू हो गया। एक बात तो ये समझो, अब दूसरी बात समझना जो तुम पूछ रहे हो। दूसरी बात समझना,
गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब सुनो, कोई वस्तु पृथ्वी पर ऊपर से नीचे गिराने पर वस्तु के त्वरण में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल तो फिर समझूंगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट fall down toward earth acceleration will be positive। देखना भाई कैसे होगा ये। सर कोई पिंड हमारी गैलेक्सी में आता है तो वह सीधा निकल जाता है, सुनना उस पर फोर्स क्यों नहीं लगता? मनदीप भाई बताएंगे, ब्लैक होल की घटना से, आकाश गंगा से उसको बताएंगे। तुम पहले एक बार इसको समझ लो भाई, यहां से सवाल आ सकता है। सुनो ध्यान से, सुनो बच्चों, ये अर्थ है और ये ऊपर से तुमने, ये तुम्हारा 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, इस यहां से तुमने एक पत्थर गिराया नीचे, ये पत्थर यहां आया, इस पर फोर्स अर्थ कितना लगा रही है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पहली सेकंड में, 1 सेकंड में फोर्स लगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पत्थर को गिरे हुए 2 मिनट हो गई, तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9.6 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा 2 सेकंड में। पत्थर को गिरे हुए 3 सेकंड हो गई, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 19 और 9 28, 28 और 8 जितना भी हो जाएगा यहां जोड़ लो यार, ऐसा कर देता हूं, यहां जोड़ दो एक बार। 19 6 9.8, 8 से 14 का 4 का हासिल 1, 9 9 18 का 19 हासिल 1, 1 और 1 2। तीसरी सेकंड में इस पर जो फोर्स लगेगा वो 29.4 मीटर प्रति सेकंड लगेगा। तीसरी सेकंड में जो फोर्स लगेगा। अब सुन लो ध्यान से, पहली सेकंड में ताकत लग रही थी 9.8 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी में लगा 19.6, तीसरी में लगा 29.4। हर मिनट में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा। हर मिनट में 9.8 बढ़ रहा है, या 20 बढ़ रहा, 30 बढ़ रहा, 40 बढ़ रहा, 50 बढ़ रहा? नहीं भाई, सीधा एकदम समान रेट में बढ़ रहा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। यहां 9.8 मीटर प्रति सेकंड, फिर बढ़ा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। कितना बढ़ा? प्रत्येक सेकंड में 9.8 बढ़ रहा है। वेग अगर समान गति से बढ़े उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। इसीलिए नीचे आती हुई चीज पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। नीचे आती हुई चीज पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। नीचे आती हुई किसी चीज पर पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। एक मिनट, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। बात क्लियर? अब ध्यान से सुनना अगली बात सुनना भाई। इस पॉइंट की लास्ट बात है, और नोट करके लिखना, नोट करके पेपर में, प्रैक्टिस सेट में न जाने कहां कहां मिलेगी। यदि दो वस्तु असमान भार की, एक लोहे की है, एक कागज है, यदि दो वस्तु ऊपर जाने पर ऐसे कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, नेगेटिव होगा ऊपर जाने पर, 2 सेकंड में। हां, जितना भी हो रहा है दीपक। तो यदि दो वस्तु असमान भार की ऊंचाई से नीचे गिराई जाती हैं, तो वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। अगर उन पर
एक साथ पृथ्वी पर पहुंच, फ्री फॉल सर आप इंग्लिश में डेफिनेशन बहुत एकदम रोंगली बता, क्या फ्री फॉल बताया भाई? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल डाउन टूवर्ड अर्थ, नीचे की तरफ गिरता है, एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन लगातार बढ़ेगा, विल बी पॉजिटिव कंटिन्यूअसली। अब बताना भाई अमित भाई, अगर एक्सीलरेशन हो रहा 30 सेकंड, बात समझिए, अब ध्यान से अगली बात पे समझना। ये बता रहा हूं, यदि दो वस्तु असमान भार की, एक लोहे की चीज है, किसी तीतर का, किसी कबूतर का कोई पंख है, और 10वीं मंजिल से तुमने गिरा दिया, हवा नहीं चल रही है, निर्वात की वैक्यूम की स्थिति है, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे नीचे। क्यों? क्यों? क्योंकि नीचे आने की ताकत, नीचे आने की ताकत जो होगी, नीचे आने की ताकत जो होगी 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगी। मास पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर दो चीज ऊपर से गिराई जा रही है, वो समान फोर्स से पृथ्वी मुझे भी 9.8 मीटर प्रति सेकंड से खींच रही है, और किसी कागज को भी 9.8 प्रति सेकंड से खींच रही है, दोनों चीजें एक साथ पहुंचेगी नीचे, दोनों चीजें एक साथ नीचे पहुंचेगी। इसको मैं लिख देता हूं, व्हेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर ड्रॉप्ड, different objects are dropped from the same height, all object reach तीस सेकेंड सर, 30 all object reach the earth at the same time। ये कहीं नोट करके रखना, जिसको समझ में नहीं आया कल आते समझा दूंगा, जिसको समझ में नहीं आता कल आते समझा दूंगा, ठीक है बच्चों? ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे आगे हम लोग कल बढ़ेंगे। जिसका जो भी डाउट होगा, जिसको लगे क्या गलत बताया क्या सही बताया, कल आते ही क्लास में पूछ लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा, और मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए नमस्कार, कल लेंगे बच्चे, कल लेंगे, खुश रहिए, सेम हाइट से बिल्कुल। वन डाउट सर फ्रॉम द क्लास इट वर्क जीरो देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अंशु कल आते ही बताएंगे। नमस्कार।